हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं सिमरन मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों ने उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और रिवीजन किया होगा। आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं जो है अमेरिका की क्रांति। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर आपको पता चलेगा कि आखिर अमेरिका की क्रांति जो है वो क्यों हुई है, और सबसे पहले अमेरिका जो है वो किस तरीके से आज़ाद हुआ। अमेरिका की बेटा क्रांति ने किस तरीके से राजनीति को पूरी तरीके से क्या किया है, प्रभावित किया है। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आखिर अमेरिका कहाँ पर है ना। तो अगर आप यहाँ पर बेटा देखोगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट आपको दिख रहा होगा, यूएस जिसको हम बोलते हैं। यूनाइटेड मतलब होता है इकट्ठा होना, स्टेट मतलब होते हैं राज्य। यानी कि अमेरिका जो है वो छोटे छोटे इतने सारे राज्यों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। और ये स्टेट आपको यहाँ पर यहाँ पर जो है वो क्या है, दिख रहे हैं, छोटे 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 सारे के सारे स्टेट दिख रहे हैं आपको। इन्होंने बोला कि भाई अब हमें जो है वो एक अमेरिका जो है वो क्या है, बनाना है। तो ये सभी स्टेट ने मिलकर जो है वो क्या किया, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का निर्माण किया, जिसको हम अमेरिका जो है वो क्या है, कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होगा ये कौन से महाद्वीप में है। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका ये पूरा महाद्वीप है, जिसमें ये वाला जो भाग है ये अमेरिका के अंतर्गत आता है। और ये रेड कलर का जो अलास्का है ये भी अमेरिका के ही हिस्से में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये ऊपर दिख रहा होगा येलो वाला जो पूरा का पूरा भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कनाडा जो है वो कहते हैं। और ये आपने इसका नाम जो है वो बहुत ही बखूबी समझा होगा। अब इससे पहला वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि पढ़ी थी। मैम भौगोलिक खोजें यानी कोई दूसरे जमीन को हम क्या है, खोज रहे हैं पूरे विश्व में। पूरी पृथ्वी में हमने क्या किया था, अलग अलग देश, यूरोप में, यूरोप से ये भौगोलिक खोजें बेटा क्या हुई, स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर अलग अलग जमीन जो है वो खोजी गई, अलग अलग देश खोजे गए, जिसमें अमेरिका भी बेटा एक था। क्या था, जिसमें अमेरिका भी जो है वो क्या है, एक था। तो यहाँ से आपको याद होगा स्पेन यहाँ पर एक देश है। स्पेन से कौन निकला था, स्पेन से निकला था बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन निकला था, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, याद रखेंगे बेटा जी, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर्स, क्या बोला हमने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ पर 1492 में अमेरिका की क्या करी, खोज करी। अमेरिका की खोज करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अमेरिका को बना दिया उसने, यानी वह खोज तो इंडिया की करने गया था लेकिन पहुंच अमेरिका गया वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने देखा जो वहाँ पर जो लोग थे उनको उसने क्या कहा था, रेड इंडियन यहाँ पर कहा था। अब चलिए, अब उसके बाद जब हमने भौगोलिक खोजों के परिणाम देखे थे तो परिणामों में हमने एक परिणाम क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यूरोप में मच चुकी है होड़। किस चीज की होड़ मच चुकी है, उपनिवेश बनाने की होड़ जो है वो मच चुकी है। उपनिवेश क्या होता है, मतलब कि अगर मैं यूरोप से निकली अपना समुद्री बेड़ा लेकर, समुद्री जहाज लेकर, और फिर मैंने जो है जब मैं समुद्र से निकली तो मुझे एक जगह दिखाई दी और मैंने कहा कि ये जगह तो सबसे पहले मैंने खोजी है, तो ये देश जो है वो, ये जगह जो है वो तो मेरी हो गई। तो मैं वहां गई और मैंने अपनी सारी चीजें वहां पे बसानी शुरू कर दी। वहां के खनिज संसाधनों को मैं वहां से निकाल कर अपने देश में जो है वो क्या है, लाने लग गई। और मैंने कहा कि ये तो भाई, ये तो सिमरन मैम का क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो वैसे ही यूरोप में अलग अलग जो देश थे उन्होंने अपने उपनिवेश बनाने स्टार्ट कर दिए।
चाहिए। अब जब अमेरिका की खोज हुई है तो अमेरिका भी किसी न किसी का उपनिवेश बनेगा, क्योंकि बेटा अमेरिका के अंदर जितने भी लोग थे या बहुत सारी जातियां वगैरह वहां रहती थी, जो रेड इंडियन जिसको हम कहते थे, ठीक है। अब अमेरिका में इंग्लैंड वालों ने बेटा यूनाइटेड, आपको वो पता होगा यूनाइटेड किंगडम है ना, यहाँ पर जो छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये वाला जो छोटा सा देश दिख रहे हैं तुम्हें, ये सबके सब इनको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम बेटा इनको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसका दिमाग बहुत सातिर, इसने जो है वो अमेरिका को क्या बनाया बेटा, उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश बनाकर अमेरिका के अंदर सोने चांदी की बहुत सारी खानें उपस्थित रहती थी, और बेसिकली उनको वहां से निकाल कर अपने देश में ले जाना, और अपने देश में ले जाकर क्या करना, अपने देश में ले जाकर उनसे कुछ सामान बनाना, और फिर सामान बनाकर, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो बेटा स्टार्ट हो गई थी, मतलब औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है मैम, औद्योगिक क्रांति का मतलब है बेटा कि उद्योग जो है वो बनने स्टार्ट हो गए थे। अब तुम्हें कपड़ा बनाना होगा तो कच्चा माल क्या होगा, अगर तुम कपास से बना रहे हो कपड़ा और कपड़ा मशीन से बना रहे हो तो उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई कच्चा माल चाहिए होगा, चाहे तुम्हें कपास चाहिए होगा या कोई भी चीज़ें चाहिए होंगी, है ना, इसको हम कच्चा माल कहते हैं। तो भाई कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सोना से, चांदी से, कुछ ना कुछ अगर बनाना है तो ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, अमेरिका से इनको प्राप्त हो रहा है। तो अमेरिका से ले जाकर यहां पर तुम क्या बना रहे हो, अपनी चीजें बना रहे हो, और फिर उसके बाद ज्यादा और महंगे महंगे दामों में तुम जो है यहां बेच रहे हो। ऐसा ही बेटा सभी उपनिवेशों का हाल था, यानी हर उपनिवेश जो है वो इन सारी चीजों से क्या था, यहां पर पीड़ित था। अब यहां पर एक और चीज बात है कि अमेरिका में कौन से लोग बेटा यहाँ पर बसे हुए थे। अमेरिका की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर हम बात करेंगे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर बात करेंगे बेटा जी, ठीक है, तो यूरोप के अंदर जिन भी लोगों का शोषण हुआ था, यूरोप की बात करेंगे हम बेटा, तो यूरोप में जिन भी लोगों का धार्मिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, चाहे हम धार्मिक रूप से बात करेंगे या फिर हम आर्थिक रूप से बात करेंगे, तो धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से जिनका भी बेटा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, अपने ही देश में शोषण हो रहा है। बिल्कुल, इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोग थे जो अलग बेसिकली धर्म को मानते थे, अलग धर्म नहीं बोल सकते हैं बेटा, कि यहाँ पर जो यूरोप था, यूरोप में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंतर्गत ना ईसाई धर्म में भी, जैसे आप देखोगे हमारे देश में जो धर्म होता है, धर्म के अंदर भी कुछ बटा हुआ होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर ईसाई धर्म के अंदर भी कुछ चीजें बटी हुई थी। यहाँ पर दो तरीके मत के लोग थे, ईसाई धर्म में दो मत के लोग थे। एक हमारे पास था एंग्लिकन मत, क्या था, एक हमारे पास एंग्लिकन मत था, क्या था, एंग्लिकन मत, और एक हमारे पास था बेटा प्यूरिटेंट, क्या था, एक हमारे पास था प्यूरिटेंट। तो ये दो हमारे पास दो, ठीक है। तो धार्मिक रूप से दो मत के लोग इंग्लैंड में थे। अब जो एंग्लिकन वाले थे वो क्या मानते थे, एंग्लिकन वाले मानते थे चर्च का आधिपत्य। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे अगर हमारे देश में कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति है, माना हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, हिंदू धर्म का व्यक्ति है और वो मंदिर को बहुत ज्यादा माने, मंदिर की जो प्रार्थनाएं हैं या मंदिर या ईश्वर की जो भी उपदेश होते हैं, जो भी हम होता है उसको ना माने, ठीक है, गीता के उपदेशों को ना माने, ज्यादा किसको माने, मंदिर के आडंबर की पूजा पाठ कर्म कांड इन सबको माने। इसी टाइप से यहाँ पे एंग्लिकन मत था कि जो चर्च को मानता था, चर्च में जो पादरी है उसको ज्यादा मानता था, ठीक है। तो ये वाले जो मत के लोग थे, ये वाले बेटा मत के जो लोग थे, है ना, ये वाले मत के जो लोग थे, एक मिनट, चलो, तो एंग्लिकन मत के जो लोग थे वो चर्च के आधिपत्य को मानते थे,
चर्च के आधिपत्य को मानते थे, चर्च के आधिपत्य को मानते थे। लेकिन प्यूरिटेंट, प्यूरिटेंट शब्द जो आया है वो प्योरिटी से आया है, यानी ये वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि धर्म के अंदर जो भी आडंबर है, ठीक है, इन सबको इंसान को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमें बाइबल, जो बाइबल हमारी बुक है, उस बाइबल बुक के जो विचार हैं हमें उनको जो है वो क्या है, मानना चाहिए। ठीक है, तो प्यूरिटेंट का मत बिल्कुल क्या था बेटा, अलग था। तो प्यूरिटेंट की बात करेंगे तो ये ज्यादा किसको मानते थे, ये मानते थे कि भाई जो बाइबल के उपदेश है हमें उसको मानना चाहिए, ना कि चर्च के जो आडंबर है कि ऐसा वैसा, इन सबको मानना चाहिए। लेकिन बात क्या थी, चर्च का जो आधिपत्य, यानी जो चर्च को मानने वाले लोग थे उसमें बड़े बड़े, यानी इंग्लैंड के बड़े राजा महाराजा पूंजीपति ज्यादा वर्ग के लोग थे, और ये लोग जो है फिर इन प्यूरिटेंट मत वाले लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे और इनके साथ अत्याचार करते थे। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मतभेद होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ऐसे ही और देशों की भी बेटा हालत थी, बहुत ज्यादा देशों में अलग अलग तरीके से धार्मिक उत्पीड़न अलग अलग हो रहा था। और चाहे आर्थिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न आप ऐसे समझ सकते हो कि जो गरीब किसान मजदूर है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, उसका जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको अनदेखा कर रहे हैं, समाज में उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जब हम जो है वो किसी नई जगह पर क्या करते हैं, मूव करते हैं और एक नई तरीके से अपनी लाइफ को बसाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, यही जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न वाले लोग थे, आर्थिक रूप से शोषण वाले लोग थे यूरोप में, ये कहाँ जाकर बस गए, ये सारे के सारे बेटा जो बस गए ये अमेरिका में जाकर बस गए। क्या बस गए, अमेरिका में। तो मतलब आप ऐसा समझो कि अमेरिका में वही लोग थे, इंग्लैंड के भागे हुए लोग, यूरोप के भागे हुए लोग ही अमेरिका में थे। और मतलब इसका ये भी है कि यहाँ के लोगों को अच्छे से पता है कि भाई यूरोप में किस तरीके से शासन व्यवस्था चलती है, प्रशासनिक व्यवस्था चलती है ना। तो इनको पहले से ही क्या है, ज्ञान है। अब जैसे हमारे देश में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि भाई कैसे इंग्लैंड में काम होता है, कोई तो गया नहीं था, हम तो अपने ही देश में संतुष्ट थे, अपने देश से बाहर तो हम गए नहीं, तो हमारे देश के लोगों को पता नहीं था। लेकिन अमेरिका के लोगों को अच्छे से पता था कि भाई कैसी शासन व्यवस्था चलती है, ये क्या भेदभाव कर रहे हैं, वहां कैसा काम करते हैं, और हम इनके उपनिवेश बने हुए हैं, हमारे यहाँ ये कैसा काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो अमेरिका है बेटा, एक तरीके से जो अमेरिका है वो क्या बन गया, इनका उपनिवेश बन गया। अब जो इंग्लैंड था बेटा, उस इंग्लैंड में अब आप अच्छे से पता है कि भाई फ्रांस भी उपनिवेश बना रहा था, स्पेन भी उपनिवेश बना रहा है, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, हर कोई अपनी अपनी जमीन जो जो हड़प सकता है वो हड़प रहा है। तो अमेरिका में भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंग्लैंड ही था जो यहाँ पर चीजों को हड़पे हुए था, नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ भाग जो है वो फ्रांस ने हड़पा हुआ था। अगर अमेरिका की बात करेंगे बेटा, तो अमेरिका में ये जो 13 उपनिवेश थे, ये जो 13 शहर जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जब अमेरिका में आए तो 13 इस तरीके से शहर टाइप के बना दिए। तो ये जो 13 न्यू हेमिस्फेयर, उसके अलावा रोड आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी, डेलवेयर, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, ये अगर हम बात करेंगे ये सारे के सारे आपको अपनी बुक के लास्ट पेज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये इंग्लिश में है, बिल्कुल अपनी बुक खोलो और बुक के अंदर आपको पूरा का पूरा क्या है ये मिल जाएंगे, 13 के 13 उपनिवेश। आपको बस एक बार पता होना चाहिए कि किस साइड है। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर कि ये तीनों यहाँ इधर साइड के जितने भी हैं, इधर साइड के जो है वो 13 के 13 उपनिवेश किसके थे, इंग्लैंड के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अमेरिका में जो है वो क्या बनाया, अमेरिका में 13 उपनिवेश बनाए। किसने बनाए 13 उपनिवेश, तो ये बनाए बेटा इंग्लैंड ने।
13 उपनिवेश बनाए हैं। किसने बनाए हैं? ये जो है वो बनाए हैं इंग्लैंड ने। क्या बनाए हैं? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड ने बनाए हैं बेटा जी 13 उपनिवेश। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज करी। बहुत ही बढ़िया। यूरोप में जो है वो धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण वाले जो लोग थे, शोषण वाले जो लोग थे बेटा, शोषण वाले जो लोग थे जिनका शोषण हो रहा था, उन्होंने जो है वो क्या, अमेरिका जाना, अमेरिका बसना जो है स्टार्ट किया। अमेरिका में बस गए और वहां पर बेटा इंग्लैंड ने क्या किया? 13 उपनिवेश बनाए, मतलब 13 शहरों को हड़प लिया। क्या कर लिया? हड़प लिया। उसके अलावा जो फ्रांस था, अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा इधर वाला जो हिस्सा था, क्या बोला मैंने? इधर वाला जो हिस्सा था बेटा वो फ्रांस के अंडर में था। तो ये मत सोचना फ्रांस स्पेन, तो मतलब फ्रांस के अंडर में बेटा था। और यहाँ पर लड़ाई भी होती है फिर बाद में, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और अमेरिका के बीच में फिर खतरनाक क्या होती है? लड़ाई भी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको एक क्या मिला होगा? एक खाका जो है वो अमेरिका की क्रांति का यहाँ पर जो है वो क्या है? मिला होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर हमने क्या क्या है बारे में बात करी है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। तो हमने बोला कि भाई अमेरिका की खोज हुई, बिल्कुल हुई है। और यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है वो क्या किया? इसकी खोज करी। बहुत ही बढ़िया। और इसको क्या बोला? नई दुनिया कहा। क्या कहा? नई दुनिया। जैसे कि आजकल हम नई दुनिया की खोज करते हैं ना, मतलब देखो इस ग्रह में क्या, इस ग्रह में जीवन है, उस ग्रह में जीवन है, मंगल ग्रह में जीवन है, मतलब आप नई दुनिया, नए जीवन की खोज में हैं। तो उस टाइम पे जब इंसान सिर्फ अपने आसपास मतलब अपने देशों में थे, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई समुद्र के पार पता नहीं क्या है, जैसे हमें लगता है अंतरिक्ष के पार दूसरे ग्रह में पता नहीं क्या है। तो उन्होंने अमेरिका को नई दुनिया की खोज कहा। अब ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड ने 17वीं-18वीं शताब्दी के बीच क्या किया? अमेरिका के बेटा 13 उपनिवेशों की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका में 13 उपनिवेशों की स्थापना करी, 13। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाएगा तुम्हारे पास, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से रखना है, यहाँ पर ध्यान जो है वो रखना है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमने क्या बोला? प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? उपनिवेशों का प्रशासन क्या चलता था? इंग्लैंड। अब हमने ये कहा कि चलो ठीक है, उपनिवेश हो गया, उपनिवेश बन गया, ये हमारे पास अमेरिका है, ये हमारे पास अमेरिका है, और ये हमारे पास इंग्लैंड है। क्या है? ये हमारे पास इंग्लैंड देश है, और बीच में एक महासागर है। कौन सा महासागर है? एक महासागर है बेटा, जिस महासागर का नाम है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अब तुम सभी ने महासागरों के नाम अच्छे से पढ़े होंगे, है ना? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि जिन्होंने महासागरों के नाम बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। तो प्लीज़ बेटा जी आपको महासागर पता होने चाहिए कि कितने महासागर हैं। और नहीं पता है तो भाई आज आपका ही होमवर्क है कि प्लीज़ कितने महाद्वीप होते हैं, कितने महासागर होते हैं, सर्च करो गूगल में। ये आपका काम है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है बेटा। ठीक है, छोटे बच्चों को भी पता होगा। चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर जो महासागर है ना, ये वाला जो, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है? अटलांटिक जो है वो महासागर है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला? हमने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब प्रशासन को कौन चलाता है, देश को कौन चला रहा है। तो सबका सब जो अमेरिका, इंग्लैंड जो है वो क्या करता है? इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अपना गवर्नर, इंग्लैंड जो है बेटा जी, इंग्लैंड जो है अपना गवर्नर जो है नियुक्त करता है। कहाँ? अमेरिका में। अब अमेरिका के जो 13 उपनिवेश हैं, 13 उपनिवेश, इन 13 उपनिवेशों में हमारे पास क्या है? 13 गवर्नर। 13 उपनिवेश मतलब हर अलग अलग उपनिवेशों में एक एक गवर्नर है। क्या है?
एक एक गवर्नर। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो बेटा कि जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य है ना, और राज्य माना हम उपनिवेश हैं किसके, इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड ने क्या किया, जितने भी हमारे क्या हैं, हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में ये जो मुख्यमंत्री हैं वो किसको नियुक्त कर रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं मुख्यमंत्री। आप ऐसे समझ लो, उसके नीचे जितने भी हैं वो इंडियन हैं, मुख्यमंत्री के नीचे जितने भी होंगे वो इंडियंस हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो क्या है, वो ब्रिटेन का है। ऐसे ही यहाँ समझ लो कि 13 उपनिवेशों में सबसे बड़े पद पर कौन है, ये इंग्लैंड वाले हैं, ठीक है, और इसके नीचे जितने हैं वो अमेरिका के अंदर वाले ही लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था इस तरीके से चलती थी। जो मैंने कहा गवर्नर जो है वो क्या है, इंग्लैंड के राजा के द्वारा नियुक्त होता था, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड का राजा था, आज भी है, लेकिन राजा की उतनी शक्ति जो है वो नहीं है, संविधान के अनुरूप वहां काम होता है। लेकिन 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 राजा नियुक्त करता था कि भाई 13 उपनिवेशों में कहाँ कहाँ कौन सा गवर्नर होगा। और गवर्नर को क्या चाहिए, गवर्नर कौन सा अमेरिका के जो 13 उपनिवेश है उनको विकसित करना चाहता है? नहीं बाबा नहीं, उपनिवेश का मतलब है शोषण, यानी आप जो है वो गवर्नर सिर्फ ऐसा काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने देश इंग्लैंड में चीजों को ले जाने के लिए प्रयत्न करेगा, बस। ठीक है, तो ये बात किसको खटकेगी, ये बात खटकेगी यहाँ के लोगों को, यानी अमेरिका के लोगों को। क्यों खटकेगी, इसीलिए खटकेगी बेटा जी क्योंकि इन्होंने तो देखा हुआ है वहां का सिस्टम कि भाई तुम ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हो, क्या हम यहाँ प्रशासन करने के योग्य नहीं हैं जो सबसे तुमने गवर्नर इंग्लैंड से लेकर आ रखे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो धीरे धीरे क्रांति का रूप बाद में लेंगी, ये आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा 13 उपनिवेशी है, ध्यान रखना अटलांटिक ओशन लिखा है ना यहाँ पे, तो मैं वही कह रही थी अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये तट है, पूरे सारे के सारे जितने 13 उपनिवेश हैं वो तट पर हैं। तट मतलब समुद्र के पास वाले क्षेत्र। ठीक है, ओके चलो। उपनिवेशों में जीवन, तो देख लो अधिकतर उपनिवेशवादी ब्रिटिश थे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उपनिवेश के अंदर जो लोग थे वो ब्रिटिश थे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर कृषि, व्यापार, शिल्प प्रमुख व्यवसाय थे। शिल्प का मतलब होता है बेटा, अगर हम किसी चीज को बनाते हैं ना तो उसको हम शिल्प कहते हैं। किसी चीज को जब हम बनाने का कार्य करते हैं उसको हम शिल्प कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशों ने मातृभूमि के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य किया। बस भाई उपनिवेशों का यही कार्य है, तुम कच्चा माल वहां से लेकर आते हैं हम। ठीक है, और बिल्कुल अपने देश को अमीर करने का काम है। कच्चा माल समझ में आ रहा है ना, कोई भी कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको बेटा कुछ भी बनाना होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। कपड़ा बनाना है, कपास चाहिए होगा, कपास कच्चा माल हो गया। ठीक है, आपको लोहे से कोई चीज़ बनानी है तो लोहा कच्चा माल हो गया, वो चाहिए होगा, तो वो आपने किसी और देश से ले लिया। तो ये चीज़ें होती हैं कच्चा माल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा कि आखिर अभी तो हमने हालात देखे कि भाई अच्छा ठीक है ऐसा है वैसा है जो भी है। अब हमने ये देखा है कि भाई अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें मुख्य मुख्य कारण क्या है। तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे पास आता है, इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान जो है वो रखना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैंने क्या बोला है, राजनीतिक कारण। क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण यहाँ पे क्या लिखा है, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव। क्या है भाई ये राजनीतिक स्वायत्ता? राजनीतिक स्वायत्ता का मतलब बेटा ये होता है कि भाई इंग्लैंड के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, संसद है, मतलब जैसे हमारे देश के अंदर क्या है, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संसद है ना, वैसे ही इंग्लैंड में भी होता है पार्लियामेंट, संसदीय जो व्यवस्था है। वहां एक भी अमेरिका का कोई व्यक्ति ही नहीं है। क्या बोला मैंने, एक भी अमेरिका का व्यक्ति ही नहीं है। और जब एक भी अमेरिका का व्यक्ति नहीं है तो क्या हम संसद में जाने योग्य नहीं है? यहाँ पे लोगों के मन में क्या है, सवाल उठाया ना कि भाई क्या हम संसद में जाने योग्य नहीं है? तुम हमारे लिए कानून बना रहे हो वहाँ बैठे बैठे और लागू कर रहे हो अमेरिका में, ये किस तरीके का जो है वो क्या है यहाँ पर न्याय है? तो उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा अशांति जो है वो क्या है फैलने लग गई
उपनिवेश अमेरिका के लोगों में, और इंग्लैंड के लोग इनको बिल्कुल भी शासन के योग्य नहीं मानते थे कि भाई तुम तो, क्योंकि ये तो भाग के आए थे ना, भाग के आए थे यूरोप से, इंग्लैंड से, तो वैसे ही ये इनकी नजरों में तुच्छ थे। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, इनको बिल्कुल भाव नहीं देना है, ना इनको संसद में भाव देना है, कुछ भाव नहीं देना है। तो इसीलिए राजनीतिक जो स्वायत्ता होती है उसका अभाव था। अमेरिका के लोग उनके लिए कानून बना रहा था कोई और, जैसे कि बेटा हमारे देश में भी ऐसे ही हुआ था, है ना। फिर हमने कहा ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपनिवेशियों को शासन में भागीदारी न देना, जो मैंने आपको बताया। गवर्नर किसको मनोनीत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई वोट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, नहीं, गवर्नर के लिए वोट वगैरह कुछ नहीं, राजा ने बोला ये व्यक्ति है, इसको गवर्नर बना दो, इसको भेज दो, भेज दिया भाई। और उसके अलावा सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में बेटा सप्तवर्षीय युद्ध होता है, और इस सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हमने बात करनी है, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हमने क्या बोला, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हमने ये लिखना है कि भाई इंग्लैंड की संसद पर जो है वो अमेरिका के लोगों को बिल्कुल भी भागीदारी न देना एक बहुत ही बड़ा अशांति और क्रांति का जो है वो क्या था, कारण था। चलिए नेक्स्ट बात है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की बात करेंगे, यानी जब किसी के, वही है ना कि भाई आप किसी के प्लेट से खाना छीन लोगे तो भाई वो इंसान तो जो है वो क्या है, बिल्कुल आपको मतलब अपने अधिकारों के लिए जो है वो कुछ ना बोलेगा ही, क्योंकि जब इंसान का पेट जो है भूखा होता है, ठीक है, तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक कारण, चलो राजनीतिक कारण जैसे तैसे हमने झेल लिया, कोई बात नहीं, चल रहा है काम। लेकिन आपने उसके आगे आर्थिक कारण क्या है, चलो ये देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक पक्षीय टैक्स लगाना, लगातार क्या लगाए जा रहे हैं, अलग अलग टैक्स जो है लगाए जा रहे हैं, कर। अब मैम टैक्स क्या होता है, टैक्स बेटा आप ऐसे समझ लो कि अगर हम 2 रुपए की भी कोई चीज लेते हैं तो वो जो चीज होती है उसके पीछे लिखा होता है ऑल इंक्लूडेड टैक्स, मतलब उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है, तब वो 2 रुपए की बनी है, ठीक है। और फिर जाके हम वो रुपए देते हैं। अब वो जो कर होता है वो कर जाता है किसके पास, सरकार के पास जाता है, और सरकार उन पैसों से फिर किस पे लगाती है, इसी देश में जो है वो लगाती है, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाती है। तो यहाँ पर जब हो सकता है कि भाई हमारे देश में अगर ऐसा हो जाए कि भाई 10 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, पहले वो 11 रुपए में मिलती थी, उसमें टैक्स 1 रुपए रहता था, लेकिन अगर सरकार क्या करे, 10 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में कर दे और 10-10 रुपए टैक्स लेने लग जाए, तो हमारे लिए वो कितनी महंगी हो जाएगी, है ना। जब कोई भी टैक्स लगाते हैं तो वस्तु तो महंगी होगी, तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके के टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए, तो लोग जो है वो क्या है, भड़कने लग गए। देखो स्टाम्प एक्ट, इसके बारे में बात करना है हमने, शुगर एक्ट, टाउन शेड एक्ट के द्वारा आर्थिक शोषण यहाँ पर करने लगे। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। यहाँ पर फिर एक सिद्धांत आया कि भाई अगर आप लोग कर चाहते हो हमसे, तो जब हमारे ही टैक्स से जो है आप लोगों की सैलरी आ रही है, तो पहले तो हमें उस पर प्रतिनिधित्व दो ना, हमें सरकार में प्रतिनिधित्व दो, संसद में हम भी बैठेंगे, हम अपने कानून को बनाएंगे, गवर्नर हमें भी बनने का हक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की जो क्रांति है, उस अमेरिका की क्रांति का नारा बेटा क्या था। तो अमेरिका की जो क्रांति है, उस अमेरिका की बेटा क्रांति का जो नारा था वो था भाई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो कर मतलब टैक्स नहीं, हम क्यों दे टैक्स, इतना भारी भरकम टैक्स आप लगा रहे हो, खाने की छोटी मोटी चीजों पर भी टैक्स लगा रहे हो, तो हम क्यों दे इन टैक्सेस को, ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्थिक कारण हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक और बौद्धिक कारण।
अमेरिकी समाज स्वच्छंद और स्वतंत्र चेतना। बोलने का मतलब ये है बेटा कि भाई अमेरिका ने इंग्लैंड में जो भी शासन वगैरह वहाँ चलता था वो शासन वगैरह देखा हुआ था, और जब शासन वगैरह देखा हुआ था तो उन्हें ये लगता था कि भाई हमारे साथ ही भेदभाव काहे कर रहे हैं, हमारे साथ उसी तरीके का शासन क्यों नहीं चला रहे हैं जैसे कि वहाँ चलाया करते थे। ठीक है, वहाँ पर भले किसी कारणों की वजह से उन्हें जो है वहाँ से वो इधर भागकर आए थे, लेकिन शासन जो था वो वहाँ का अच्छे से था, लेकिन यहाँ वो शासन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग में आई। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों का बहुत बड़ा प्रभाव। जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक आए बेटा, और इन्होंने जो है वो क्या है, होता है ना कि हम जब रानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की अलग ही भावना और जोश जो है वो आता है। ऐसे ही यहाँ पर जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक जो हुए उस टाइम पे, उन्होंने एक बहुत जो है वो क्या लोगों के मन में विचारों को और ज़्यादा जो है वो क्या किया, मतलब स्वतंत्रता के लिए इनको बहुत प्रेरित किया। ठीक है, उपनिवेशियों में अलग पहचान का विकास, किन्होंने कहा कि हमारी भी एक अलग पहचान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 13 के 13 जो उपनिवेश थे, हमने क्या बोला, 13 जो उपनिवेश थे, ये 13 उपनिवेश मतलब 13 शहर। चलो उपनिवेश शब्द तो हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने बनाया ना, लेकिन वो 13 शहर हैं। अब ये जो 13 शहर वाले लोग हैं ये आपस में मिलजुल कर काम करते थे बेटा, आपस में मिलजुल कर क्या करते थे, व्यापार, मिलजुल कर व्यापार करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इनको ये एहसास होने लगा कि यार हम जो 13 के 13 मतलब जो भी शहर हैं ये आपस में एक दूसरे से आपस में एक दूसरे के क्या हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आपस में एक दूसरे के, हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट को हम क्या बोलेंगे कि मतलब एक दूसरे के सहारे हैं, डिपेंडेंट हैं, क्या है, डिपेंडेंट। व्यापार के लिए हो सकता है कि भाई 13 शहरों में किसी एक शहर में कोई चीज़ हो रही है, फिर वो किसी दूसरे शहर में बेच रहा है, तो मतलब एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे व्यापार के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे इस व्यापार में या हमारी इस उन्नति में कौन जो है वो अड़ंगा बन के बैठा हुआ है, तो इनको एहसास हुआ कि जो अड़ंगा है वो कौन है, इंग्लैंड। क्योंकि हमारे ऊपर तो है गवर्नर और सारा गवर्नर काम कर रहा है अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर इनको ये एहसास हो गया था कि अगर हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है, हमारे इंग्लैंड। तो इसके खिलाफ जो है वो हमें कार्य जो है वो बिल्कुल ही करना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, ये चीज़ थी ज्ञानोदय का प्रभाव और रूसो के समानता के विचार। रूसो एक बहुत दार्शनिक था बेटा, है ना, और इनके जो है वो बहुत ज़्यादा क्या थे, अच्छे खासे विचार थे जो लोगों को काफी ज्यादा क्या करते थे, प्रभावित करते थे। अमेरिकी क्रांतिकारियों का नारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान अत्याचार है। मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कर देना जो है वो क्या है, अत्याचार है। कर नहीं मिलेगा जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा संसद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई अमेरिका क्रांतिकारियों का नारा क्या था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अगर संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम जो है वो क्या, टैक्स भी यहाँ पर नहीं देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, 2-3 कारण यहाँ पे और हैं जो आपकी बुक में लिखे गए हैं। एक है भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमेरिकी की क्रांति का है। भौगोलिक दूरी, भौगोलिक दूरी का क्या अर्थ है, भौगोलिक दूरी का अर्थ है बेटा भौगोलिक दूरी। ठीक है, चलिए भौगोलिक दूरी, भौगोलिक दूरी ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर माना कि हमारा इंग्लैंड है, ओके, ये हमारे पास इंग्लैंड है और यहाँ पर हमारे पास अमेरिका,
यहाँ पर हमारे पास अमेरिका। तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पर बीच में इतना बड़ा अटलांटिक सागर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे तो मैप में आपको दिखेगा, कहाँ गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इंग्लैंड है, इधर साइड ब्लू कलर का मैंने दिखा रखा है तुम्हें, ये वाला जो है वो इंग्लैंड है, और ये हमारा अमेरिका है। तो यहाँ पर बीच में इतनी ज़्यादा दूरी जो है इनके बीच में थी, जिस वजह से भी इंग्लैंड उतनी पकड़ जो है वो अमेरिका पे नहीं कर पाया। और दूसरी एक बात ये भी है कि इसने अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लिया। अगर छोटे मोटे कहीं विरोध हो भी रहे हैं तो इनको लगा होगा कि ठीक है, छोटे मोटे क्या हो रहे हैं, विरोध यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन ये विरोध इतना बड़ा बन जाएगा और क्रांति का रूप ले लेगा, इन्होंने ये नहीं सोचा था। उस टाइम पे आपको पता है फोन वगैरह जो है नहीं होते थे, यानी संचार की जो सुविधाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। चाहे सैनिकों को भेजना हो, ठीक, सैनिकों को भेजना हो, संचार की सुविधा हो, काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो ये दूरी ने भी जो है वो क्या किया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्रांति का रूप लिया। उन्हें नहीं पता था कि भाई ये छोटी मोटे जो यहाँ पर विरोध चल रहे हैं, इतना बड़ा एक क्रांति का रूप एकदम से जो है वो ले लेंगे, और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इनको नज़रअंदाज किया। यही वजह है बेटा जी कि भाई जब अमेरिका हाथ से निकल गया ना, तो इंग्लैंड ने बोला कि भाई ऐसा ना हो कि और उपनिवेश भी हमारे हाथ से निकल जाएं। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया पर बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे बिल जो है वो यहाँ पर लेकर आए कि यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका हमारे हाथ से निकला है, क्योंकि दूरी तो भाई इंडिया की भी बहुत है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज तो ऑलरेडी इंडिया में जो है वो कह रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से इंडिया पे इतने खतरनाक रूल लेकर आए कि ये बिल्कुल भी जो है हमारे चंगुल से जो है वो ना जा सके। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में हमने बताया ना कि भाई इंग्लैंड से बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका बसे थे, उन पे क्या हो रहा था, धार्मिक हम बोल सकते हैं शोषण हो रहा था, आर्थिक शोषण हो रहा था, जिस वजह से वही लोग जो है वो क्या है अमेरिका आकर बसे थे। उसके अलावा बात करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध की। सप्तवर्षीय युद्ध बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, ये 7 वर्षीय युद्ध जो हुआ था, अगर हम बात करेंगे, कहाँ गया हमारा, ये है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध की बेटा बात करेंगे तो 1756 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध क्या हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय मतलब कि भाई 7 सालों का ये युद्ध चल रहा है। और यह युद्ध आप देखोगे 1756 से 1763 के बीच में चला, 1756 से 1763 के बीच में यह युद्ध जो है वो क्या है चल रहा है। यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था। अब यहाँ पर जब क्योंकि आपको पता होगा बेटा अच्छे से कि जो अमेरिका है, अमेरिका में फ्रांस की भी बहुत सारी क्या थी, शहर थे जिसमें फ्रांस का कब्जा था। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या चल रही है, इनको लेने के लिए तनातनी जो है वो क्या चल रही है, और खतरनाक युद्ध यहाँ पे चलता है, जिसमें क्या होता है, जो उपनिवेश होते हैं, यानी जो 13 उपनिवेश है ना इंग्लैंड के अमेरिका में, वो किसका साथ दे रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं इंग्लैंड का। बेटा क्यों दे रहे हैं कि मैम अभी तो ये इंग्लैंड का विरोध कर रहे थे, अब ये इंग्लैंड का ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि को लगता था कि भाई हमारे पास खुद की आर्मी वगैरह तो है नहीं, है ना, हमारे पास खुद की आर्मी वगैरह तो है नहीं, तो भाई हम फ्रांस वालों का कैसे अकेले अकेले जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर विरोध करेंगे, हम भी इनके जो है वो क्या है कब्जे में आ जाएंगे। क्योंकि फ्रांस जो था वो अभी कहाँ पर था, फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस का जो हिस्सा था वो इधर साइड था, ठीक है। अब ये जो 13 के 13 उपनिवेश थे, ये नहीं चाहते थे कि भाई ये लोग अब जो है वो क्या है यहाँ पर पहले इंग्लैंड और फिर फ्रांस का हम फ्रांस के हिस्से में आ जाएं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से इंग्लैंड का जो है वो यहाँ पर साथ दिया, और इंग्लैंड का साथ देने के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड का साथ देने के बाद ये हुआ कि ये जीत गए, यानी इंग्लैंड वाले यहाँ पर बेटा जीत गए, है ना। अब इंग्लैंड वाले जब यहाँ पर जीत गए तो यहाँ पर जो उपनिवेशवासी उनको भी थोड़ा ये विश्वास हुआ कि चलो एक उपनिवेश तो यहाँ से चला गया, धीरे धीरे अब इंग्लैंड का ही यहाँ पे राज होने लग गया, इंग्लैंड फ्रांस तो निकल गया, है ना।
उपनिवेश जो 13 के 13 उपनिवेश है, उन लोगों को तो ये लगा ना कि भर बढ़िया हो गया, अभी तो हमारे पास दो कंपटीशन थे कि भाई अगर इंग्लैंड से हम युद्ध करेंगे तो भाई फ्रांस वाले हम पे कब्जा कर लेंगे, तो पहले इंग्लैंड वालों को साथ दे देते हैं, फ्रांस वालों को यहाँ से हटा देते हैं। तो फ्रांस वालों को हटा दिया गया, ओके बहुत बढ़िया। अब फ्रांस वालों को हटा दिया गया तो अब उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब बचा है क्या, सिर्फ इंग्लैंड। और थोड़ा सा उनको ये विश्वास भी हो गया कि आखिर लड़ाई या युद्ध जो है वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें भी तो वो देख रहे थे, है ना। तो बस यही है। तो अब बचा है बिल्कुल इंग्लैंड जो है बेटा यहाँ पर बचा है। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को बेटा बहुत ही ज्यादा भड़काया कि अब उन्हें ऐसा विश्वास होने लग गया कि ऐसा नहीं है, युद्ध में जीता जा सकता है, युद्ध में क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है। अब यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, अब है प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियां। प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियों का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा जी, इनकी इंग्लैंड वालों की जो आर्थिक नीतियां थी, हमारे पास और क्या कारण है, प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियां, प्रगति विरोधी, प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां मतलब कि अगर आप हमारे देश में हो तो हमारे देश की प्रगति के लिए आपको कानून बनाने चाहिए, या फिर ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि हमारी प्रगति को रोकें। तो बस इंग्लैंड बेटा ऐसे ऐसे कानूनों को पास कर रहा था जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें अमेरिका वालों का काफ़ी नुकसान था। मतलब कि अगर कोई भी जहाज जाएगा तो वो पहले इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड जो है इंग्लैंड में वो चेक होगा, चेक होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, वो अमेरिका जाएगा। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा क्या हुआ, कितना तो पहले उलट फेर करना पड़ा, डायरेक्टली वो अमेरिका नहीं गया। तो अलग अलग तरीके के इन्होंने बना रखे थे, है ना, कि भाई कोई भी जहाज व्यापार कर रहा है तो वो पहले इंग्लैंड जाए, इंग्लैंड में सामान चेक होगा, सामान चेक होने के बाद फिर वो अमेरिका जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा वस्तुओं में क्या है, महंगी होंगी ना, इस तरीके से वस्तुएं महंगी होंगी। बहुत सारे टैक्स इन्होंने जो है लगा दिए कि भाई अगर चाय का, इन्होंने क्या किया कि चाय का जो व्यापार था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिया कि भाई सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, इंग्लैंड में एक कंपनी थी, आप बस इतना समझ लो, ठीक है, जो व्यापार करने के लिए भारत में भी आई थी। तो बस उसको बोल दिया कि भाई आप ही जो है वो क्या कर सकते हो, आप ही यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, चाय के व्यापार पर एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से भाई अगर किसी और को व्यापार करना होगा, अमेरिका वालों में से बहुत सारे लोगों को अगर व्यापार करना होगा तो क्या वो व्यापार नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा क्या हुआ बेटा, यहाँ पर विरोध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीजें हो गई, प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियां जो हैं, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी ये आपको पॉइंट्स जो है वो दिखेंगे, ठीक है, ये चीज हुई। अब हम बात करेंगे बेटा आपत्तिजनक कर। बहुत सारे कर जो है इन्होंने क्या करे, लगाने स्टार्ट किए। तो ये जो है ये चीजें हुई। अब क्या हो रहा है, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब ये होता है कि काफी टाइम से क्या हो कि हम सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, ठीक है। अब फिर एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी घटना होती है जिसमें हम फूट पड़ते हैं एक तरीके से, जिसमें हम फूट पड़ते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तात्कालिक कारण बेटा यहाँ पर कहेंगे। चलो, अचानक से होने वाली जो घटना जिन्होंने सीधा क्रांति का रूप ले लिया। 1763 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1773 की बात हो रही है। बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन बेटा एक बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब आपको पता है ना, 13 उपनिवेश हैं, 13 उपनिवेश में से एक जगह है बोस्टन। उस बोस्टन से क्या होता था, व्यापार होता था, क्या होता था, व्यापार होता था, इधर से उधर जो है वो क्या है, शिप जो होता है ना, समुद्री जहाज, वो समुद्री जहाज इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो क्या है, जाते थे, ठीक है। तो बोस्टन की चाय पार्टी, उपनिवेशवासियों ने रेड इंडियन के वेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया और यह घटना अमेरिकी क्रांति का प्रमुख प्रेरक बनी।
आप समझ में आ रहा है कि चाय की पेटियों को क्यों फेंका गया? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा रूल लगा दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक अधिकार होगा किस पे, चाय की व्यापार पर सिर्फ यही कंपनी कर सकती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गई और इन्होंने क्या किया कि लो भाई सारा का सारा सामान डालो समुद्र में, डालो समुद्र में। बोस्टन, तो इसलिए को क्या बोल दिया इसको, बोस्टन चाय पार्टी बेटा इसको कह देते हैं। ओके, चलिए अब और प्रमुख प्रमुख घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई। आप देखो स्टाम्प एक्ट 1765, अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे बेटा तो भाई तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रैनविले, उस टाइम पे आप देखोगे इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री कौन था, ग्रैनविले था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था बेटा, ग्रैनविले, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इंग्लैंड में उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड में था प्रधानमंत्री ग्रैनविले, प्रधान मंत्री ग्रैनविले। प्रधानमंत्री कौन था बेटा, ग्रैनविले था। इसने कौन सा एक्ट पारित कर दिया, स्टाम्प एक्ट बेटा क्या कर दिया, पारित कर दिया। ओके मैम, तो क्या हुआ स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया तो बेटा स्टाम्प एक्ट क्या होता है, जो भी आपके समाचार पत्र होंगे, जो भी कागजी दस्तावेज होंगे, समाचार पत्र होंगे, कोई भी पत्र हो, सरकार से रिलेटेड कोई भी पत्र हो, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, उस पर क्या होगा, उस पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य था, यानी मोहर लगवानी बेटा जरूरी थी। मोहर ऐसी थोड़ी ना लगेगी ना। तो स्टाम्प एक्ट ये था कि ब्रिटिश संसद पारित कानून जिसके तहत सभी कागजी दस्तावेज, समाचार पत्र, विधिक पत्र, परमिट, यहाँ तक कि ताश के पत्तों पर भी स्टाम्प लगाना अनिवार्य था, जो कि इंग्लैंड का स्टाम्प लगाना। अब देखो अगर समाचार पत्र ऐसा छप रहा है जहां पर इंग्लैंड की बुराई हो रही है, तो क्या वो उस पर स्टैंप लगाएंगे, क्या वो उसको छपने देंगे? क्या मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड कोई भी बुक है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, अगर ऐसा होगा तो क्या इंग्लैंड वाले उसको करने देंगे? तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो क्या है, होने लग गई। और ध्यान रखेंगे स्टाम्प लगाना अनिवार्य, और ये 20 शिलिंग का था। ये जो स्टाम्प था बेटा, फ्री में तो स्टाम्प लगेगा नहीं ना, फ्री में तो स्टाम्प लगेगा नहीं। 20 शिलिंग, 20 शिलिंग आप ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे यहाँ रुपया है, वहीं ये 20 शिलिंग उस टाइम पे थे। ठीक है, तो 20 शिलिंग का अनिवार्य कर दिया गया। तो ये पहले लोगों के लिए बड़ी वो बात हो गई। अब हम बात करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम, जो मैंने आपको बताया भी। तो ये युद्ध तो हुआ, लेकिन इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में इंग्लैंड जीत तो गया, लेकिन युद्ध जीतने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं बेटा जी। तो भाई इंग्लैंड पे बहुत ज्यादा कर्ज जो है वो चढ़ चुका था, और जब इंग्लैंड पे बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि भाई अब वसूलेंगे कैसे, जीत तो गए हैं, तो वसूलेंगे किन से, हमारे जो उपनिवेश हमने रखे हुए हैं उनसे वसूलेंगे, जिनमें से एक अमेरिका था। यानी अब टैक्स की बढ़ोतरी होगी, चीजों पे जो है वो क्या है, टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर वो पैसा टैक्स का आपको पता ही है कहाँ जाएगा, इंग्लैंड जाएगा। अगर इंग्लैंड की कोई वस्तु 10 रुपए की आती थी, अब वो इंग्लैंड की वस्तु जो है उसमें टैक्स जब इंग्लैंड वाले ज्यादा लगा देंगे, तो अब वो वस्तु जो है हमें मतलब 15 या 20 रुपए में मिलेगी। अब 15 या 20 रुपए मिलेगी, बनी वो 10 रुपए में है, और मार्जिन लगा लोगों के, वो टोटल जो है वो क्या है 20 रुपए में हमें मिल रही है। तो मतलब इंग्लैंड, वो सारा पैसा जो है वो कहाँ जाएगा, वो सारा पैसा इंग्लैंड के पास जाएगा। यानी अपने युद्ध का खर्चा वो कहाँ से उठा रहे थे, करों को बढ़ा बढ़ा कर उठा रहे थे, और महंगाई यहाँ पर ज्यादा डबल हो रही थी। अब क्या हो रहा है, विरोध का नारा, क्या हो रहा है, विरोध का नारा। एक और इन्होंने टैक्स 1761 में बेटा ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा दिया, कागज, सीसा, चाय, रोगन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज होती है। मैंने क्या बोला, 1767 की बात है, किसकी, 1767 में इन्होंने उपभोक्ता वस्तुएं, क्या बोला मैंने, उपभोक्ता का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हम हैं, अब मैं इस पेन का यूज कर रही हूँ तो मैं इस पेन का उपभोग कर रही हूँ, मैं उपभोगी हो गई इस पेन की, या मैं इस बोर्ड का प्रयोग कर रही हूँ तो मैं उपभोगी हो गई इस बोर्ड की। तो मतलब नॉर्मल जो लोग जो है वो क्या करते हैं, चीजों का प्रयोग करते हैं। 1767 में इन्होंने उपभोक्ता वस्तुएं जैसे
सीसा, सीसा बेटा, ठीक है। अब आपको पता है भाई रोज सीसा। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे चाय, और नॉर्मल जो आसपास छोटी मोटी वस्तुएं होती है ना, कागज, सीधा, चाय, रोगन, है ना। चाय, रोगन, इन पर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, कर बेटा लगा दिया, कर लगा दिया, लगाया। तो एक इन्होंने ये भी किया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट किया, 20 से लिखकर स्टाम्प एक्ट लगाना पड़ेगा। 67 में इन्होंने नॉर्मल चीज़ों पर भी कर लगाने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ इम्पोर्टेंट, हमने बोला ना प्रतिविध, चलो ये वाली चीज़ है। चलिए अब विरोध होना स्टार्ट हो गए, विरोध होना यहाँ पे बेटा स्टार्ट हो गए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में इन्होंने क्या बोला, नो टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब कर नहीं, विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि भाई प्रतिनिधित्व के बिना बेटा कर नहीं। और यह नारा किसने दिया था, यह नारा दिया था, आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, सैमुअल एडम्स ने। यह जो नारा दिया था बेटा वो किसने दिया था, सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स, एडम्स, ठीक है। तो सैमुअल एडम्स ने बेटा ये जो है वो क्या है, नारा जो है वो दिया। ये आपको पता होना चाहिए, क्या दिया, नारा जो है वह दिया कि भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे देखो कॉलोनिस्टों की प्रतिक्रिया। कॉलोनिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉलोनिस्ट का मतलब ये है कि भाई जो भी उपनिवेश लोग हैं उनकी बात हो रही है। उपनिवेश वासियों ने, कॉलोनिस्ट मतलब जो वहां लोग रह रहे हैं उनकी बात हो रही है। उपनिवेश वासियों ने बहिष्कार प्रदर्शन और हिंसक विरोध प्रदर्शन किए। स्वाधीनता के पुत्र नामक विरोधी समूह का एक गठन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं गठन की गई। स्वाधीनता के पुत्र तथा पुत्रियां, स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियां, स्वाधीनता की पुत्रियां, स्वाधीनता के पुत्र तथा स्वाधीनता की पुत्रियां, ये दो नामक विरोधी समूहों का गठन हुआ। स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता के लिए हमने जो है ये समूह जो है वो क्या है बनाए यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे विरोध के कारण 1766 में एक्ट रद्द हो गया, लेकिन इसने उपनिवेशों में एकजुटता और स्वतंत्रता की जो भावना थी उसको जगाया, और बाद में स्वतंत्रता संग्राम का ये सब जो है वो क्या बनी, आधार बनी। बोलने का मतलब है इन्होंने एक्ट वगैरह तो बंद कर दिया था, लेकिन एक तरीके से जब इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर होता है ना कि एक जो भावना थी अंदर से जगी कि हम जो है वो क्या है, स्वतंत्र यहाँ पे हमें होना ही है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा बात करेंगे बेटा यहाँ पे लेखक और प्रचारकों की बहुत भूमिका रही। लेखक और प्रचारकों में से आपको पता होना चाहिए 1776 की बात है, थॉमस पेन, उन्होंने एक पत्रिका लिखी बेटा कॉमन सेंस। ध्यान रखेंगे 17, लेखक और प्रचारकों की भूमिका, लेखक एवं प्रचारक, लेखक एवं प्रचारक, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई कौन से लेखक और प्रचारकों ने यहाँ पे भूमिका निभाई, तो आपको पता होना चाहिए थॉमस पेन, थॉमस पेन। थॉमस जो पेन थे इन्होंने एक पत्रिका कॉमन सेंस नामक एक पत्रिका जो है, कॉमन सेंस पत्रिका, कॉमन सेंस पत्रिका जो है वो यहाँ पर निकाली, और जिसमें आप देखोगे प्रभावशाली और उत्तेजक शैली स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने क्या बोला कि भाई हमें किसकी जरूरत है, हमें स्वतंत्रता की जरूरत है, स्वतंत्रता की आवश्यकता, जरूरत है स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। स्वतंत्रता की जो आवश्यकता है, स्वतंत्रता की आवश्यकता पर
बल दिया, स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। इस पत्रिका में उनके ऐसे कुछ विचार थे। उसके अलावा बात करेंगे टॉमस जेफरसन का भी याद रखना बेटा। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों को विरोध करने के अधिकार का समर्थन किया। तो दो नाम आपको यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए, टॉमस जेफरसन और टॉमस जेफरसन। इन्होंने भी बोला कि भाई, इन्होंने भी क्या किया है, समर्थन किया है किसका, क्रांति का समर्थन। याद रखोगे, क्रांति का समर्थन, क्रांति का ये विरोध का समर्थन जो भी है, क्रांति का समर्थन इन्होंने किया, क्रांति का समर्थन इन्होंने किया। तो दो अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड दो लेखक आपको पता होने चाहिए, टॉमस पेन, टॉमस जेफरसन। इन्होंने कॉमन सेंस पत्रिका लिखी, इन्होंने, टॉमस जेफरसन ने क्रांति का समर्थन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है बेटा कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति भी कारणों में आ जाएगी। कौन से कारणों में, यह कारणों में आ जाएगी अमेरिका की क्रांति के। जो जॉर्ज तृतीय था ना, वो इंग्लैंड का जो है वो क्या राजा था, समझ में आ रहा है। एक हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे जिन्होंने ये एक्ट लगा दिया, और उसके अलावा हम बात करें राजा की। अब ये जॉर्ज तृतीय था बेटा, जॉर्ज तृतीय की बात करेंगे, कहाँ गया है ना, जॉर्ज तृतीय की बात करेंगे। तो जॉर्ज तृतीय कैसा था, जॉर्ज तृतीय निरंकुश राजा, जॉर्ज तृतीय निरंकुश राजा, जॉर्ज तृतीय निरंकुश राजा। भले हमने तात्कालिक कारणों के बारे में बात कर ली है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि ये छूटे, है ना। जॉर्ज तृतीय एक निरंकुश राजा था। इसने क्या किया, इसकी बात करेंगे तो ये चाहता था कि भाई जो मैं चाहूं वही हो, सिर्फ जो है पूरा का पूरा इंग्लैंड जो है मेरे जो एक बोलने पर चीजें जो है वो हो जाएं। तो ये इस तरीके से तानाशाह टाइप का जो था एक राजा था, जिस वजह से ये अपनी मनमानी करता था। और अपनी मनमानी करने की वजह से बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अमेरिका के लोगों को जो है ये इनकी जो एक विचारधारा थी बिल्कुल भी जो है वो क्या नहीं आई, पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हुई। तो जॉर्ज तृतीय ने काफी ज्यादा निरंकुश राजा था, इसको अमेरिका की कोई पड़ी भी नहीं थी। प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियां बना रहे थे, कर पे कर लगाए जा रहे थे। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने इन पे कर्जा बढ़ा, कर्जा बढ़ने की वजह से इन्होंने टैक्स जो है वो लगाए। भौगोलिक दूरी काफी ज्यादा थी, तो बेसिकली क्रांति को अचानक से रोक भी नहीं पाए, और दूरी ज्यादा होने के कारण संचार जो होता है ना, इधर से उधर अपनी बातों को पहुंचाना, एकदम से निर्णय लेना, भाई जहाज भी अगर इंग्लैंड से पहुंचेगा सैनिकों को लेकर तो कब तक अमेरिका में पहुंचेगा। तो ये चीज बेटा यहाँ पर जो है वो क्या है हुई, ये चीज यहाँ पर हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो हमने बोला कि चलो ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला 1773 में बोस्टन टी चाय पार्टी, जिसमें इन्होंने सारे के सारे जो आए, इन्होंने इतने बड़े बड़े चाय के जो डब्बे थे, ठीक है, वो क्या भेज दिए समुद्र में, जो है वो क्या है फेंक दिए। क्या फेंक दिए, समुद्र में फेंक दिए। अब यहाँ पे देखोगे 5 मार्च 1770 को बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों और अमेरिकी नागरिकों के बीच में एक संघर्ष हुआ। क्या हो गया, संघर्ष हो गया इनके बीच में। ठीक है, ब्रिटिश सैनिक और अमेरिका। ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ पर क्या कर दी, गोलीबारी कर दी, और 5 अमेरिकी नागरिकों की यहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब की बात है, 5 मार्च 1770 में बोस्टन नरसंहार हुआ। समझ में आ रहा है आपको। कारण अमेरिकी कॉलोनियों में, अमेरिकी कॉलोनी समझ लो ना, कॉलोनी मतलब होता है उपनिवेश। अमेरिकी कॉलोनी में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति के प्रति बढ़ता आक्रोश और आर्थिक नीतियों से उत्पन्न तनाव इस घटना के पीछे प्रमुख कारण था। मतलब इतने टाइम से जितना भी इनका तनाव चल रहा था, वही इसका जो है वो क्या था, कारण यहाँ पर था। अब प्रचार के रूप में उपयोग, पॉल रिवियर ने इस घटना का चित्रण करने के लिए, एक पॉल रिवियर चित्रकार थे जिन्होंने इस घटना का एक चित्रण किया। ठीक है, और एक जो है वो क्या करी, कलाकृति यहाँ पर बनाई। इस तरीके से देख रहे हैं आपको, ब्रिटिश वाले क्या कर रहे हैं, बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर हैं, और गोलीबारी यहाँ पर चला रही है। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो क्या है, मर चुके हैं। 5 लोगों की यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। तो इस तरीके के चित्र जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे, इससे क्या होता है ना, ऐसे चित्रों को देखने से, ठीक है, एहसास कराने से और ज्यादा आक्रोश बढ़ता है। तो जनता में जो है वो और आक्रोश बेटा बढ़ने लग गया। और यहाँ पर क्रांतिकारी जो लोग थे,
जिनके दिमाग में क्रांतिकारी विचार चल रहे थे, उनके जो विचार थे बेटा और ज्यादा यहाँ पर क्या हुए, मजबूत हुए। क्या हुए, मजबूत हुए। तो फिर उसके बाद आपको पता है बोस्टन चाय पार्टी 1773 में हुआ। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन के व्यापारी और नागरिकों ने, बोस्टन के व्यापारी जो थे नागरिक थे, क्योंकि व्यापारी परेशान थे, और नागरिकों ने अमेरिकन इंडियन के वेश में, मतलब ये रेड इंडियन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, रेड इंडियन। इंडियन मतलब ये समझना कि इंग्लैंड के लोग, तो रेड इंडियन के बेस में बोस्टन जो बंदरगाह था, उस बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों से चाय की 342 पेटियां समुद्र में फेंक दी। लो अपना करो व्यापार। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 की बात करेंगे में पारित टी एक्ट के विरोध में यह कार्यवाही की गई, और टी एक्ट ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय पर कर में रियायत जो है वो क्या है, दी थी। मतलब यही थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार था, वो मैंने आपको बताया, इसलिए तो इन्होंने ये काम किया, जिससे उपनिवेशियों को इसे खरीदने के लिए मजबूर जो है वो क्या है, किया गया था। बोलने का मतलब ये है कि भाई एक ही करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसमें जो है वो क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, बाकी और कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में गुस्सा था। नारा वही, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, जो मैंने आपको बता दिया है। परिणाम, दमनकारी अधिनियम। इस घटना के बाद हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ बेटा कि ये घटना हो गई होगी तो उसके बाद जो है वो अगर इंग्लैंड वाले सुधरते तो यहाँ पे क्रांति तो नहीं होती। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उस बोस्टर बंदरगाह को ही बंद कर दिया। अगर हम बात करेंगे बोस्टर बंदरगाह पर इन्होंने व्यापारिक क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब करो, अब कोई व्यापार वगैरह बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना है। इससे क्या हुआ, इससे और गुस्सा आने लग गया अमेरिका वालों को। अमेरिका वालों को इससे बेटा और ज्यादा क्या आने लग गया, गुस्सा जो है वो आने लग गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो देखो यहाँ पे कैसा, दमनकारी अधिनियम, अधिनियम मतलब होता है बेटा कानून। असहनीय अधिनियम पारित कर रहे हैं कहाँ, ब्रिटिश संसद में। मतलब कि अब कोई व्यापार नहीं होगा बोस्टन में। बोस्टन बंदरगाह बंद करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। ऐसे नहीं कि जो चीज हमने करी है उस पर सुधार करें, नहीं, आपने उस पर सुधार नहीं किया, सीधा उसको क्या कर दिया, बंद ही यहाँ पर कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब देखो ये घटना तो एक तात्कालिक कारण बन गई। अब यहाँ पे आप देखो कि 13 उपनिवेशों ने बहुत बड़ी एक कारण यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का सफल रहने का ये भी था कि इन्होंने एकता से काम लिया। मतलब कि अमेरिकी उपनिवेश जो 13 उपनिवेश थे, उन्होंने अपना पूरा एकता से बेटा यहाँ पे काम लिया, यानी इन्होंने एकता इनके बीच काफी अच्छी थी, एकता काफी अच्छी थी। तो प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, मतलब जो इनका पहला हम बोल सकते हैं अभियान हुआ था, या पहला क्या बोल सकते हैं इसको, सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं, पहला महादेशीय, प्रथम महादेशीय सम्मेलन। कॉन्टिनेंट मतलब महादेश या महाद्वीप भी लिखा हो सकता है, महादेश भी लिखा हो सकता है। प्रथम तुम्हारी बुक में महादेशीय लिखा है इसलिए मैं महादेशीय लिख रही हूँ। प्रथम महादेशीय सम्मेलन क्या है, प्रथम महादेशीय सम्मेलन 1774 की बात हो रही है। 5 दिसंबर, क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, 5 सितंबर 1774 को हुआ, याद लिखेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 5 सितंबर 1774 को। इसी के परिणाम के स्वरूप जो है वो क्या है, बुलाई गई थी। जब ये बोस्टन चाय पार्टी वाला कांड हुआ, उसके बाद जो है 5 सितंबर 1774 को जो है वो प्रथम महादेशीय सम्मेलन बुलाई गई। और ये कहाँ पर आप देखो, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जो 5 सितंबर 1774 को प्रथम महादेशीय सम्मेलन बुलाई गई थी, फिलाडेल्फिया शहर में बुलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास बताऊं क्या आ जाता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया शहर। तो फिलाडेल्फिया शहर में बेटा ये चीज जो है वो यहाँ पर हुई थी, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बस निर्णय ये लिया गया कि हमें जितने भी विदेशी, जितने भी ब्रिटिश कानून हैं उनका विरोध करना है और उनका क्या करना है, व्यापार का बहिष्कार करना है। तो यहाँ पे निर्णय लिया गया व्यापार का बहिष्कार, इनके साथ व्यापार नहीं करना है, व्यापार का बहिष्कार करो,
बहिष्कार, और जो भी ये कानून बनाए उनको उनका भी बहिष्कार करो, ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार। क्या? ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार। क्या करो? ब्रिटिश कानूनों का भी क्या करो? बहिष्कार बेटा करो। तो ये निर्णय जो है इन्होंने लिया। प्रथम महादेशीय सम्मेलन में यह जो है वो क्या निर्णय लिया गया, यानी व्यापार का बहिष्कार तथा ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार। ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। बेटा हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रथम महादेशीय सम्मेलन हो रहा है। प्रथम महादेशीय सम्मेलन में फिलाडेल्फिया शहर में हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर होता है। उसके अलावा यहाँ पे निर्णय क्या लिया गया? यहाँ पे निर्णय ये लिया गया कि व्यापार का बहिष्कार करेंगे और ब्रिटिश कानूनों का भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर बहिष्कार करेंगे। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है? सबसे पहले कहते हैं कि हमने जो है खुद को स्वतंत्र, उन्होंने पहले ही लड़ाई वगैरह अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन पहले ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम आज से ही स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? आज से ही बेटा स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता की घोषणा जो है 4 जुलाई 1776 को बेटा यहाँ पे कर दी गई थी। क्या कर दी गई? 4 जुलाई 1776 को युद्ध की घोषणा, हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई है। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। इंपॉर्टेंट है बेटा थॉमस जेफरसन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये जो पूरा घोषणा पत्र था ये लिखा किसने था? ये क्वेश्चन आ जाता है। थॉमस जेफरसन थे। और यहाँ पर क्या लिखा गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। भगवान ने तो किसी को ऊंच नीच करके नहीं भेजा है ना, और उन्हें अपने सृष्टिकर्ता मतलब जिसने हमें बनाया है, ईश्वर की बात हो रही है, द्वारा कुछ अविच्छेद अधिकार दिए गए हैं। बोलने का मतलब यह है बेटा कि हम जो है वो जन्म से ही क्या है? स्वतंत्र हैं। हम क्या है? जन्म से स्वतंत्र हैं और हमें क्या है? स्वतंत्रता का पूरा यहाँ पर क्या है? अधिकार है। तो ये इन्होंने लिखा। फिर बात करेंगे इस घोषणा पत्र में जॉर्ज तृतीय जो कि यहाँ पर राजा था, उस पर क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया। 27 आरोप जो है बेटा यहाँ पर लगाए गए। इंपॉर्टेंट चीज है। अब हो रही है युद्ध की शुरुआत 1776 से 1783 के बीच में ये युद्ध यहाँ पर चलता है। और 1775 में लेक्सिंगटन में ऑन कॉनकॉर्ड के युद्ध से सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र का मतलब क्या होता है? सशस्त्र का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे शस्त्रों से जो है वो क्या है? यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और आप देखोगे जॉर्ज वॉशिंगटन को क्या किया गया? जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ जो है वो क्या किया गया? नियुक्त जो है यहाँ पर किया गया। युद्ध प्रारंभ में ऑब्वियसली अमेरिकी सेना के लिए ये प्रथम युद्ध था, लेकिन इन्हें थोड़ा बहुत अमेरिकी सेनाओं को क्या था? युद्ध का थोड़ा बहुत अभ्यास था, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध जो पहले चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका इनको क्या था? थोड़ा सा आइडिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन सी युद्ध की घटनाएं हुई हैं? आपको नेम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि न्यूयॉर्क, टेंटन या फिर सारटोगा या फिर हम बात करेंगे यॉर्क टाउन, ऐसे नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि 1776 में यहाँ पर क्या हो रही है? अमेरिकी सेना की पहले क्या हुई है? हार हुई, लेकिन टेंटन में वॉशिंगटन की महत्वपूर्ण जीत यहाँ पर हुई। न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, न्यूयॉर्क में अमेरिकी सेना की हार, लेकिन टेंटन बेटा न्यू जर्सी मतलब यहाँ पर एक शहर है टेंटन, यहाँ पर वॉशिंगटन की क्या होती है? जीत होती है इनके कुशल नेतृत्व में। उसके अलावा बात करेंगे तो सेकंड जो सारटोगा की लड़ाई थी 1777 में, यहाँ पर जीत होती है। उसके अलावा फ्रांस बेटा क्या कर रहा था? यहाँ सहायता कर रहा था। और जब तुम फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे ना, तब तुम देखोगे कि फ्रांस कंगाल हो गया था अमेरिका की मदद करते करते, इसका पूरा खजाना खाली हो
हो गया था, लेकिन अपना जो बदला था वो लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ 1781 में यॉर्क टाउन की लड़ाई और युद्ध का अंतिम बड़ा युद्ध था, और यहाँ पर बात करेंगे ब्रिटिश सेना को हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट 3 लड़ाइयां बेटा आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन लोग थे, कौन कौन व्यक्तित्व थे जहाँ पर जो है वो अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले तो हम बात करेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन की, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि अमेरिकी सेना के क्या थे, सेनापति थे, है ना। और बात करेंगे उसके बाद इनको प्रथम राष्ट्रपति भी बेटा जी बनाया गया। इन्होंने अमेरिकी सैनिकों का कुशल नेतृत्व किया और अपने देश के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि इनके कुशल नेतृत्व में ही अमेरिकी सेना यहाँ पर जीती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करेंगे। इन्होंने फ्रांस से सहायता लाने में बेटा मदद करी थी, और इसके लिए बहुत अच्छी कूटनीति चाहिए होती है, एक अच्छे राजनेता आप होने चाहिए किसी भी दूसरे देश से मदद लेने के लिए। इसीलिए बेटा आप देखोगे यहाँ पर ये एक वैज्ञानिक भी थे, आविष्कारक भी थे और लेखक भी थे, और फ्रांस से सहायता लाने में कुशल राजनायक भी हम इनको बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने फ्रांस से बेटा क्या ली, सहायता जो है प्राप्त करी। उसके अलावा स्वतंत्रता की घोषणा में हस्ताक्षरकर्ता भी इनके जो थे, किनके, यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट बात करेंगे थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के तृतीय राष्ट्रपति बेटा जी ये बने। उसके अलावा लोकतंत्र के समर्थक थे, गणतंत्रवाद जो कि दोनों सेम ही है बेटा जी, इसके समर्थक थे। उसके अलावा बात करेंगे एक दार्शनिक, स्वतंत्रता के सिद्धांतकार, और यहाँ पर जो घोषणा पत्र थी, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र थी, उनका लेखन जो है इन्होंने किया था, मुख्य लेखक जो है वो थॉमस जेफरसन थे। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास ये वाला, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि थॉमस जेफरसन कौन थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब लड़ाई होती है बेटा, लड़ाई के बाद हार होती है किसी दोनों में से एक देश की, यानी ब्रिटेन की यहाँ पर हार होती है। हार होने के बाद बेटा जी क्या होता है, यहाँ पर संधि होगी, अब हाथ मिलाया जाएगा, है ना, कुछ शर्तों में साइन होंगे, तो पेरिस की संधि बेटा होती है। क्या होती है भाई, पेरिस की संधि होती है। 1783 की बात हो रही है ये, 3 सितंबर 1783 में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में शांति संधि होती है। क्या बोलेंगे हम इसको, शांति संधि बेटा हो रही है। और हम बात करेंगे भाई यहाँ पर क्या है, संधि होने का मतलब औपचारिक रूप से जो है वो क्या है, अब शांति बनाए रखेंगे, अब हो चुका है। महत्वपूर्ण प्रावधान की बात यही करेंगे बेटा कि ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से, होता है ना, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने स्वीकार किया औपचारिक रूप से, तो वही होता है, औपचारिक रूप से स्वीकार किया स्वतंत्रता को और उपनिवेशों की संप्रभुता को मान्यता बेटा दी। कि भाई संप्रभुता का मतलब होता है कि भाई अब ये स्वतंत्र है, अब हमारे अंडर में नहीं है, इनकी सारी चीजें, इनके देश की सारी चीजें इन्हीं की हैं, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर हुआ। अमेरिका को मिसिसिपी नदी तक का क्षेत्र बेटा क्या हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल बनाए गए, होता है ना जैसे हमारे यहाँ संसद है, वैसे यहाँ पे भी कुछ जो है वो क्या ग्रुप्स बनाए गए, प्रतिनिधि मंडल जिसको हमने कहा, ठीक है। मतलब एक मंडल, एक समूह जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं जो कि सरकार बनाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमने बात करी उनकी, जॉन एडम्स, उसके अलावा जॉन जे जो है वो क्या है, शामिल थे, है ना। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे नाम है, लेकिन हम बोल सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व जो है वो इनमें से ये थे। परिणाम और महत्व देख लेते हैं। इस संधि ने अमेरिका को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में बेटा जी स्थापित किया, ठीक है। ब्रिटेन के साम्राज्य से अलग होकर अमेरिका ने अपना स्वतंत्र प्रशासन यहाँ पर क्या किया, शुरू किया। इसने विश्व राजनीति में एक नई शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल आपको पता होगा जब प्रथम विश्व युद्ध तुम पढ़ोगे तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है वो एक नई शक्ति के रूप में उभरा, और जब तुम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ोगे तो तुम देखोगे जैसे ही अमेरिका आता है वैसे ही पूरे युद्ध का काया पलट हो जाता है। तो अमेरिका इतनी जल्दी स्वतंत्र हो गया, उसको अपने देश पर काम करने का पूरा मौका जो है यहाँ पर मिला। अब हम यहाँ के परिणाम की बात कर लेते हैं कि आखिर लास्ट में क्या क्या परिणाम हुए अमेरिका की क्रांति के। सबसे पहले तो बात करेंगे भाई 13 उपनिवेशों का क्या बना, एक मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका, तभी तो इसको संयुक्त राज्य
राज्य अमेरिका कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे राज्य मिलकर ने एक पूरा देश बना दिया। तो हम बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे कह देते हैं। ठीक है। विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक राज्य का निर्माण, वर्ल्ड में फर्स्ट था बेटा, जहां पर लोगों की चलेगी, लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे। ओके। प्रथम लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, संविधान मतलब एक कानून की पुस्तक जिसके अकॉर्डिंगली कोई देश चलता है, उसको हम संविधान कहते हैं। तो प्रथम लिखित संविधान लिखा हुआ है कि ये चीजें यहाँ पर होंगी। यहाँ पर 1787 में बेटा जी संविधान का क्या होता है, निर्माण हुआ, जिसे 1789 में क्या किया, लागू किया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि किसी भी देश का धर्म न जाति कुछ नहीं है। अमेरिका में आप देखोगे विभिन्न प्रकार के लोग वहां पे रह रहे हैं। ठीक है। उनका कोई अपना ऐसा नहीं है कि भाई ये धर्म है, इस धर्म का देश नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, पूरा धर्मनिरपेक्ष पूरा देश है, और की स्थापना पहली बार यहीं हुई। तो दो चीजें सबसे पहली बार हो रही, पहला लिखित संविधान वहां पे बन रहा है, और दूसरे की बात करेंगे हमारे पास, तो दूसरा जो है वो आप देखोगे पहला गणतंत्रात्मक राज्य का निर्माण यहाँ पर बेटा हो रहा है। ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्य कि नागरिकों का संरक्षण करना चाहिए, उसके अलावा शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, मुक्त रूप से व्यापार होना चाहिए, है ना, ये सब यहाँ पर चीजें आई। उसके अलावा अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया, जिनकी वजह से जो है वो जीते थे। पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, विश्व में आप देखोगे बेटा फ्रांस के लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है प्रभाव पड़ा अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने तो यहाँ पे हेल्प करी थी, है ना। तो वहाँ के सैनिकों को ऐसा लगा, क्योंकि फ्रांस में भी बेटा क्या है काफ़ी राजा क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो फ्रांस के लोगों को जो है वो क्या है, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। क्या मिली, बहुत बड़ी यहाँ पर क्या मिली, प्रेरणा मिली बेटा जी। ठीक है। 1789 में आप देखोगे फ्रांस में भी क्रांति होती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित किया गया। ठीक है। तो उनके दिमाग में भी ये चीज चली कि हाँ मतलब कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लड़ाई मतलब हम युद्ध करके जीत सकते हैं। ठीक है। हम जन्म से स्वतंत्र हैं। उपनिवेशों के लिए प्रेरणा, क्योंकि उस टाइम पे काफी बड़े बड़े उपनिवेश देश बेटा बन रहे थे, तो काफी जगह उपनिवेश देश बन रहे थे, तो उपनिवेशों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि आप इस चंगुल से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ये जो बड़े बड़े यूरोपियन देश हैं जिन्होंने उपनिवेश बना रखा है, यहाँ से निकला जा सकता है, जैसे कि अमेरिका निकला। तो उपनिवेशों के लिए बेटा बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिली। उसके अलावा बात करेंगे, नई राजनीतिक चेतना आई, यानी मतलब समानता की बातें होने लगी, स्वतंत्रता की बातें होने लगी कि हम जन्म से स्वतंत्र हैं, हमारा भी अधिकार होना चाहिए, जनता के अधिकारों की बातें होने लगी यहाँ पर कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, है ना। हम जो है प्रतिनिधि नहीं है संसद में, तो हम टैक्स नहीं देंगे, इसकी बातें बेटा यहाँ पर होने लगी, और राष्ट्रीयता की भावना का बेटा बहुत ज़्यादा उदय हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इसकी सारांश की बेटा हम बात करते हैं, तो आप देखो कि 1776 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करके क्या किया, एक नए राष्ट्र की स्थापना करी। बिल्कुल ये हुआ। उसके अलावा बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव उस टाइम पे था, और आर्थिक शोषण इसके क्या थे, प्रमुख कारण थे। जो हमने बातें करी थी ना कि राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव था, आर्थिक शोषण बहुत हो रहा था, अलग अलग स्टाम्प एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट लगाए जा रहे थे। स्टाम्प एक्ट लगा था, बोस्टन नरसंहार बेटा हुआ था, है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी, वही जो है वो चाय में व्यापार कर पाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा क्रुद्ध थे व्यापारी और जो भी अमेरिका के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, सारे चाय की पेटियों को क्या कर दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है। बोस्टन टी पार्टी जैसी घटनाओं ने क्रांति को क्या है, गति प्रदान करी। ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतिहास में हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इसका महत्व का है, क्यों, क्योंकि भाई आप देखो ना, विश्व में जो चीज प्रथम होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी ने शुरुआत करी, उसके बाद तो बेटा सब कर लेते हैं, पर सबसे पहले कदम किसने रखा, सबसे पहले शुरुआत किसने करी, तो वो अमेरिका ने करी। एक तो प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान और प्रथम स्वतंत्रता। ठीक है। उसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य, उस टाइम पे किसी ने भी नहीं सोचा था धर्मनिरपेक्ष राज्य नाम से कुछ होता है, पर
इन्होंने सबसे पहला, क्योंकि ये लोग जो है वो कहाँ से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे और धर्म के नाम पर जो है फिर से जो है बंटवारा नहीं चाहते थे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई और अन्य उपनिवेशों को स्वतंत्रता के लिए क्या मिली, यहाँ पर प्रेरणा जो है वो मिली। ठीक है, अब देखेंगे विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा बेटा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलनों को बहुत प्रेरित किया। विश्व में आप देखोगे तो अमेरिका की जो क्रांति है ना, उसने उसके बाद फ्रांस की क्रांति को कैसे पूरा का पूरा प्रेरणा दी, और फिर फ्रांस की क्रांति होती है, फिर फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के देशों को कैसे प्रेरणा दी, फिर वो क्रांति बढ़ती है। तो मतलब होता है ना कि एक चिंगारी पड़ी और फिर पूरी आग फैल गई। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है, एक शुरुआत हुई अमेरिका से, वो फ्रांस में गई, फ्रांस में जो हुआ उससे पूरा यूरोप, फिर धीरे धीरे और देश भी इसमें आए और धीरे धीरे हम बोल सकते हैं पूरा देश, आप देखोगे पूरा वर्ल्ड में ये क्रांति फैली। लोकतंत्र हो गया बेटा, मानव अधिकारों की बात हम करते हैं, स्वतंत्रता के सिद्धांतों की अगर हम बात करेंगे को विश्व स्तर पर क्या मिला, बढ़ावा मिला। बोलने का मतलब ये है बेटा जी कि उस टाइम पे लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है, मानवों के अधिकारों की बात कौन कर रहा है ना। और हम बात करेंगे स्वतंत्रता की बात कौन कर रहा है। घोषणा पत्र में क्या लिखा गया, अमेरिका के घोषणा पत्र में ये लिखा गया ना कि इस सृष्टिकर्ता ने हमें स्वतंत्र रूप से भेजा था, तो आप लोग कौन होते हो हम पे अपनी दादागिरी दिखाने वाले, है ना। हम तो बचपन से ही क्या है, स्वतंत्र है। तो ये चीज, ये सारी चीजों की बातें होने लगी। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे बात करेंगे जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। आपको अच्छे से पता होगा ये पूरा नारा किसने दिया था, ये नारा जो दिया था बेटा, वैसे वो अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये जो है वो क्या है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा बेटा ये दिया गया है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हुई, कंप्लीट होती है। हमारा जो बेटा अमेरिका की स्वतंत्रता का, हम अमेरिका की क्रांति की बात करेंगे तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई इसमें 13 उपनिवेश बनाए गए थे, इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाए, और फिर किस तरीके से क्या क्या कारण थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, है ना। फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक्ट लगाए गए, राजा, इंग्लैंड की जो राजा है वो चाह रहे हैं कि भाई मेरा ही शासन हो यहाँ पर, है ना। उनकी भी बहुत सारी गलतियाँ थी। तो बहुत सारी गलतियाँ बेटा जब इंग्लैंड वालों ने करी, बहुत सारा शोषण वहाँ पर किया, तब जाके वहाँ पर क्रांति हुई, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की बात करेंगे, इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो भूमिका निभाई और बाद में जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है उन्हें बनाया गया, जॉर्ज वॉशिंगटन को। तो आई होप आपको ये पूरी क्रांति जो है वो क्या है समझ में आई होगी। आप जो है वो पूरी वीडियो को देखोगे और उसके बाद बेटा अपनी प्लीज़ अपनी बुक भी पढ़ोगे, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है, वीडियो आप देखोगे, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आपको उसके बाद अपनी बुक भी देखनी है, ज़रूर देखनी है। फिर जब आप बुक देखोगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्या आएगी, समझ में आएंगी, है ना। और फिर वो एक बार चीज़ समझ में आ गई तो अपने हिसाब से आप अपनी भाषा में जो है अपने क्वेश्चन आंसर चीज़ों को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, मेन बात है कि आपको चीज़ें क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वीडियो पूरा आप देखोगे, उसके बाद देखने के बाद अपनी बुक पढ़ोगे जो तुम्हारी बुक है, एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे। तो ये 3 स्टेप में आप चीज़ें करोगे तो आपको जो है वो अच्छे से चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना, अपने जो भी तुम्हें कमेंट्स है ज़रूर करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।